तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया कर रहे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने स्टैंडर्ड 11 के सारे टॉपिक्स देखे थे और अब हमारे पास स्टैंडर्ड 12 बचता है। और स्टैंडर्ड 12 में हमारे पास तीन ही टॉपिक्स है जो हमें मतलब जो हमारे आईटी के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड उससे आता है हमारा पहला आता है केमिकल काइनेटिक्स। पहला आता है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। उसके बाद आता है सॉल्यूशंस, ठीक है। और उसके बाद आता है अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो आज मैं इन सारे टॉपिक्स के मतलब इन सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊंगा, आपको किस किस में ध्यान देना है। ऑल्सो हम लोग इसके पीवाईक्यूज देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तीनों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पीवाईक्यूज देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। इसमें अगर सबसे ज्यादा मैं बोलूँ तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बहुत सारे सवाल आए आईआईटी में। कंपैरेटिवली काइनेट उसके मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तुलना में केमिकल काइनेटिक्स से केवल 2 सवाल आए हैं और सॉल्यूशन से 4 सवाल आए हैं। तो सबसे ज्यादा अगर आपको 12th का कोई चैप्टर एंड ओवरऑल बोले फिजिकल केमिस्ट्री का कोई चैप्टर में सबसे ज्यादा ध्यान देना है तो वो आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको अच्छे से उसकी तैयारी होनी चाहिए। बाकी हम लोग इसके पीवाईक्यूज आगे देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार ये बताना चाहता हूँ कि प्रेफराइजर ने आप लोगों के लिए एक कंबाइंड चैप्टर वाइज पीवाईक्यू क्वेश्चन बैंक तैयार किया है। अगर आप चाहें तो आप इस किताब को जाके preparizer.com से खरीद सकते हैं। इसमें और एडिशनल फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर अवेलेबल है, तो इससे आपकी आईटी की तैयारी बढ़िया होगी। तो अब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका केमिकल काइनेटिक्स है उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे एक बार आईटी में सवाल आ चुका है, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके लिए पहला आ जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इसका अर्हीनियस इक्वेशन है, ठीक है। और एक मिनट, सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट अर्हीनियस इक्वेशन है, ठीक है। अब अर्हीनियस इक्वेशन में आपको याद क्या रखना है? अर्हीनियस इक्वेशन में आपको केवल ये याद रखना है कि जो के होता है वो आपका ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी होता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इस इक्वेशन को अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है। कैसे? अगर यहाँ पे लॉग लगा दिया जाए, अगर लॉग लगा देंगे तो ई टू द पावर मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा और उसके हिसाब से आपकी अलग इक्वेशन आएगी। चलिए लॉन लगा लेते हैं दोनों तरफ लॉग की जगह। तो आपके पास इक्वेशन क्या था? के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है। अगर आप तरफ दोनों तरफ लॉन लगा दोगे तो लॉन के इज इक्वल टू लॉन ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है। ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी आपका टेम्परेचर है। प्रोडक्ट यूज करेंगे, लॉगरिथम का प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे तो ये हो जाएगा लॉन ए प्लस लॉन ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। पावर लॉ के हिसाब से माइनस ई ए बाई आर टी आगे आ जाएगा और लॉन ई, क्योंकि लॉन खुद लॉग विद बेस ई होता है तो ई कट के 1 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपके पास बचेगी कि लॉन के इज इक्वल टू लॉन ए माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है। तो क्या इस क्वेश्चन में किया क्या जाता है? इधर आपको के गिवन होगा और ए गिवन होगा और आपको ग्राफ के थ्रू आपको वैल्यूज निकालनी पड़ती है के की या फिर ए की या फिर कोई और पैरामीटर की, ठीक है। तो अगर आपका ग्राफ लॉन के बीच में है, ठीक है, अगर ये आपका वाई एक्सिस है और मान लेते हैं अगर आपका 1/t आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, 1/t। तो लेट से आपका जो ग्राफ है वो लॉन के वर्सेस 1/t है, ठीक है। तो आपका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? लॉन ए हो जाएगा और आपका जो स्लोप होगा वो माइनस ई ए बाई आर होगा, ठीक है, वो माइनस ई ए बाई आर होगा। अगर अगर यहाँ पे आप लॉन की जगह लॉग लेते तो आपका एक यहाँ पे 2.303 वाला टर्म रहता, तब आपका स्लोप का वैल्यू अलग होता, क्योंकि तब आपका स्लोप माइनस ई ए बाई आर माइनस ई ए बाई 2.303 आर होता। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। मेन इक्वेशन तो आपका यही है, मेन इक्वेशन आपका यही है, आपको ये टर्म्स ध्यान में होने चाहिए एंड कैसे इसको मैनिपुलेट कर सके लॉन यूज करके या फिर लॉग यूज करके, और उसके हिसाब से आपका स्लोप में क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो अगर इसका लॉन के वर्सेस 1/t का ग्राफ बात करें, ठीक है, लॉन के वर्सेस 1/t ग्राफ वर्सेस 1/t ग्राफ का, ठीक है। तो आपका क्या होगा? एक फ्री आपका एक इंटरसेप्ट होगा, यही इंटरसेप्ट है आपका, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, ठीक है, एम एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। तो ये आपका कम हो रहा है, ये आपका कम हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका इधर लॉन के हो जाएगा, इधर आपका 1/t हो जाएगा, यहाँ से 1/t हो जाएगा और यहाँ से जो आपका आएगा वो आपका स्लोप आ जाएगा जो कि आपका ये बाई आर होगा, ठीक है, जो कि स्लोप आपका ये बाई आर होगा। माइनस का मतलब दिखाना है कि ये कम हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है। ओके, तो सिंपल सा है, ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर लॉग होगा तो यहाँ पे एक 2.303 वाला टर्म होगा। और अगर आपसे दो के बीच का रेशियो पूछे तो आप क्या करोगे? T1 के लिए K1 डिफाइन करना, T2 के लिए डिफाइन करना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, जिससे आपको ये फॉर्मूला आता है कि जो, एक मिनट, लॉग K2 बाई K1, ठीक है, इज इक्वल टू ई ए बाई 2.303।
2.303r 1/T1 - 1/T2। इसमें कंफ्यूजन हो तो इसको याद रखने का भी जरूरत नहीं है, आप सिंपल क्या कर सकते हो, ठीक है, आपको k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी पता है, दोनों तरफ लॉग लगा दो तो ये हो जाएगा log k इज इक्वल टू log a, ठीक है, ये हो जाएगा हाँ log k इज इक्वल टू log a प्लस log, ठीक है, log इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। यहाँ तक अब मेरे साथ हो, ठीक है, इसको मैं लिख दिया log a, ठीक है, और ये हो गया मेरा log k। अगर यहाँ पे मैं 2.3031 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, यहाँ पे मेरा log मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों तो कर ही सकता हूँ, तो ए बाई आर टी, यहाँ पे ए बाई आर टी रहेगा, ठीक है, ये सेम चीज मैंने लिखा है थोड़ा जगह की वजह से। तो log के आपका यहाँ से आ जाएगा log ए, ठीक है, माइनस ए बाई आर टी नीचे किया, ठीक है, ए बाई आर टी, और जो 2.3031 जो log होता है वो लॉन ई में कन्वर्ट हो जाएगा, और लॉन ई आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 2.3031 वाला टर्म बच जाएगा। तो आप इसको एक k1 के लिए डिफाइन करो जो कि t1 पे है, k2 के लिए डिफाइन कर दो जो कि t2 पे है, और आप log k2 माइनस log k1 कर दो, ठीक है, आपका यही वाला इक्वेशन आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि log a माइनस बी आपका log a बाई बी होता है, ठीक है, इससे आपका वो वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो ये आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आरएमएस इक्वेशन है वो याद रखना है, ये आपका प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ये याद रखना है, ठीक है। अगला इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, सारे ऑर्डर्स, ठीक है, सारे ऑर्डर्स। इसमें क्या क्या आता है आपका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसके इक्वेशंस याद होनी चाहिए, जिसके मेन इक्वेशन है वो याद होनी चाहिए। टी हाफ, अगर आप चाहो तो टी हाफ और टी 100% भी याद रख सकते हो, बट अगर एग्जाम में भूल गए तो आप उसको डिराइव कर सकते हो। मेन आपको इक्वेशंस याद होनी चाहिए, तो सारे रिएक्शंस आपको याद होने चाहिए। जैसे जीरो ऑर्डर का क्या मेन इक्वेशन होता है, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ठीक है। वही आपका जो फर्स्ट ऑर्डर होता है उसके लिए आता है आपका लॉन ए टी, लॉन ए टी इज इक्वल टू लॉन ए नॉट माइनस के टी, ठीक है, ये आता है। अगर आप भूल जाते हो इसको तो आप एक nth ऑर्डर का भी इक्वेशन याद रख सकते हो, जो कि ये कहता है कि जो के टी है विच इज इक्वल टू 1/n-1, ठीक है, 1/at की पावर n-1 माइनस 1/a0 की पावर n-1। ये आप तब नहीं यूज कर सकते जब n इक्वल टू 1, तब नहीं होना चाहिए, तभी आपका आ जाएगा। तो इससे आप कोई भी सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर वहां पर कभी एग्जामिनर जानने वाला नहीं है, ज्यादातर जीरो और फर्स्ट ऑर्डर में कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। तो आप चाहो तो इक्वेशन याद रख सकते हो, ठीक है। अगला आपको एक और चीज याद रखना है कि आपको, ठीक है, कि आपको ये निकालने आनी चाहिए कि, हाँ एक मिनट, आपको यूनिट देख के याद होना चाहिए कि आप मतलब आप यूनिट देख के बता सको, मतलब जैसे के का जो यूनिट होता है, उसको देख के आप ये बता सको कि आपका जो रिएक्शन है वो किस ऑर्डर का है, ठीक है, वो किस ऑर्डर का है। तो इसका आपको फॉर्मूला पता होगा, जो के होता है उसका जो यूनिट होता है मोल पर लीटर पावर 1 - n, और टाइम इनवर्स होता है, ठीक है, टाइम इनवर्स होगा। तो जीरो ऑर्डर है तो वो 1 - 0 मतलब मोल पर लीटर की पावर 1 होगा, और सॉरी हाँ मोल पर लीटर की पावर 1 होगा, एन की वैल्यू 1 है तो मोल पर लीटर वाला टर्म ही नहीं रहेगा, और अगर सेकंड ऑर्डर है मतलब 2 है यहाँ पे तो लीटर पर मोल रहेगा, ना कि मोल पर लीटर। तो ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इससे एक सवाल आईआईटी में आ चुका है, ठीक है, ये आपका एक पीवाईक्यू जैसा मतलब वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ओके, दूसरा आपको रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डिफाइन करने आना चाहिए। तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन पता ही होगा कैसे निकालते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं कि आपके पास अगर 2SO2 प्लस O2 है, ठीक है, 2SO2 प्लस O2 है, जो कि आपका 2SO3 दे रहा है, ठीक है, जो आपका 2SO3 दे रहा है, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो हो जाएगा हाफ माइनस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2। हाफ क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका 2 एक्सपोनेंट है, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ये which will be equal to 1/1 minus rate of disappearance of O2, ठीक है, which will be equal to 1/2 rate of appearance of SO3, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, सिंपल सा है। तो ये याद ध्यान में रखना है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। दूसरा, आपको रिएक्शन का ऑर्डर निकालने आना चाहिए, ठीक है, ऑर्डर मतलब आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर जो बोलते हैं तो वो तो पता ही है। जैसे अगर आपका ये ए की पावर x है, y की पावर y है, तो इसका ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू x a है, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू a x है, विथ रिस्पेक्ट टू y y है, एंड ओवरऑल इसका ऑर्डर x प्लस y है,
कोलिशन थ्योरी का आप डेफिनेशन देख लीजिएगा, उससे अभी तक कोई सवाल तो आया नहीं है, तो आप कोलिशन थ्योरी का डेफिनेशन देख लीजिएगा, और ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी में डिफरेंस क्या होता है वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग चलिए इसका पीवाईक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला सवाल हो गया जो पहले आपका आईआईटी 2024 में आया है। तो फॉर अ रिएक्शन आर गिव्स पी विथ रेट कांस्टेंट ऑफ इतना मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, which of the following plots is correct? Given R naught is the initial concentration of R and R is the concentration of R at time t। ठीक है, अब देखिए जो मैं आपको बोला था कि जो यूनिट होता है K का, यूनिट होता है K का, वो होता है आपका मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। अब टाइम आपका सेकंड में हो सकता है, टाइम आपका मिनट में हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो आपका यूनिट है मोल पर लीटर, मतलब मोल पर लीटर है। ठीक है, तो मतलब आपका जो 1 माइनस एन का वैल्यू है वो आपका 1 है। ठीक है, यहाँ से एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, एंड 0 आ जाएगा, मतलब ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब आपको देखना है कि कौन सा इसमें से ग्राफ है जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कौन सा ग्राफ है, तो यही एकमात्र ग्राफ है जो आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन को सेटिस्फाई करेगा, जो कि आपका फर्स्ट ग्राफ है, जो कि आपका फर्स्ट ग्राफ है। ठीक है, बाकी सेकेंड और थर्ड आपका इसका क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का गिवन है, और जो फोर्थ आपका गिवन है वो सेकंड ऑर्डर का गिवन है। तो आपका जो फर्स्ट है वो आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और यही इसका आंसर था, तो यही ए इसका आंसर था। ठीक है, ये तो ग्राफ आपको पता ही होगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर के इक्वेशन क्या होता है, टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ठीक है, तो सिंपल सा इसका लीनियर ग्राफ बनेगा जो कि कम हो रहा है, एंड वही आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। At a particular temperature, the magnitude of the rate constant of a reaction is, okay, आपको ये given है, and the unit of pre-exponential factor of the Arrhenius equation for this reaction is इतना। Which of the following plots is correct? Okay, तो आपको Arrhenius equation पता है, Arrhenius equation आपका क्या बोलता है, सॉरी, Arrhenius equation बोलता है आपका K is equal to a e to the power minus E a by RT। वो आप जब फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन पढ़े होगे तब आपको पता होगा कि ई आपका खुद डायमेंशनलेस होता है, जैसे कि आपका साइन खुद डायमेंशनलेस है, कॉस भी डायमेंशनलेस है। सिमिलरली ई भी जो नंबर है, ई ऐसे यूलर्स नंबर है, वो एक नंबर है, उसका कोई यूनिट नहीं है, तो वो डायमेंशनलेस है। ठीक है, इससे क्या आता है कि जो डायमेंशन आपका के का होगा वही डायमेंशन आपका ए का होगा, मतलब के एंड ए विल हैव सेम यूनिट। ठीक है, के एंड ए विल हैव सेम यूनिट, क्योंकि ई आपका डायमेंशनलेस है। ठीक है, अब देखिए आपको गिवन है कि जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, मतलब जो ए है, उसका आपको यूनिट गिवन है। ठीक है, तो उसका यूनिट क्या गिवन है आपको, मोल पर लीटर की पावर 1, अच्छा सॉरी, हाँ, मोल पर लीटर की पावर 1 मिनट इनवर्स। अगेन पिछला इक्वेशन जैसा है, अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो मेरा 1 माइनस है, मेरे को 1 गिवन है, तो एन मेरा 0 हो गया, मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अब मेरे से ग्राफ किस बीच में पूछा है हमको वो देखना पड़ेगा। तो ग्राफ है मेरा टी हाफ और आर नॉट के बीच में, तो टी हाफ और आर नॉट के बीच में हमको ग्राफ करना है। पर जो मेरे को इक्वेशन पता है, मेरे को जो बेसिक इक्वेशन पता है वो तो मेरे को ये पता है कि ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। अगर टी हाफ है, मतलब टी हाफ का डेफिनेशन क्या होता है, जिसमें आपका रिएक्टेंट आधा कंज्यूम हो चुका है, ठीक है, आधा प्रोडक्ट में बदल चुका है, जो ए टी होगा वो आपका ए नॉट बाई टू होगा, और ये हो जाएगा आपका ए नॉट माइनस के इंटू टी हाफ, क्योंकि यही टी हाफ है मेरा, जो कि जब कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाता है। ठीक है, तो इधर उधर करते हैं, तो के टी हाफ इज इक्वल टू आपका ए नॉट बाई टू आ जाएगा, यहाँ से आपका टी हाफ आ जाएगा ए नॉट बाई टू के। ठीक है, टी हाफ आ जाएगा आपका ए नॉट बाई टू के। ओके, एंड अगर टी हाफ आपका ए नॉट बाई टू के है, एक बार लिख देता हूँ, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू के। ठीक है, अब आपका ग्राफ किसके बीच में, हाँ, आपका ग्राफ किसके बीच में प्लॉट है, टी हाफ और ए नॉट के बीच में। ठीक है, आपका जो y है इज इक्वल टू ए नॉट को मान लेता हूँ मैं x, तो 1/2 के x प्लस सी, और सी आपका है नहीं यहाँ पे, प्लस जीरो लिख दिया इसको, तो सी आपका जीरो, मतलब इंटरसेप्ट जीरो है, मतलब आपका क्या बनेगा, आपका एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जिसका स्लोप 1/2 के होगा, क्योंकि ये वैल्यू आपका m हो जाएगा, और आपका इंटरसेप्ट जीरो होगा, तो उसके हिसाब से आपका कौन सा ग्राफ है, सी ग्राफ है, तो इसलिए आपका इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, समझ गए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा केमिकल काइनेटिक्स का, इससे अभी तक आईटी में 2 सवाल आए हैं। ठीक है, जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए, स्पेशली यूनिट को लेकर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, वो ध्यान में रखना, और आरएनएस कांस्टेंट, आरएनएस इक्वेशन अच्छे से ध्यान में रखनी है, सारे ऑर्डर्स आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं सॉल्यूशंस में। ठीक है, तो सॉल्यूशंस में हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है
वो तो आपका वो है, क्या बोलते हैं, जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो है। ठीक है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, आपको वांट ऑफ फैक्टर याद रखना है। वांट ऑफ फैक्टर उसको निकालते कैसे वो याद रखना है। ठीक है, वांट ऑफ, एक मिनट, वांट ऑफ फैक्टर्स याद रखने हैं। ठीक है, और आपको क्या याद रखना है, आपको वेपर प्रेशर ध्यान से रखना है, क्योंकि वेपर प्रेशर से अगेन सवाल आए हैं। वेपर प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। एक बार फट से हम लोग इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सारे फॉर्मूलाज फिर से देख लेते हैं। तो पहला, अगर आपसे पूछा जाए वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, अगर ये हो तो इसके इक्वेशंस क्या क्या होते हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। होपफुली आप लोगों ने फॉर्मूला बुक बना लिया होगा, अगर नहीं है तो आप इसको सीधे नोट डाउन कर सकते हो। तो पी ए हो जाएगा आपका पी ए नॉट एक्स ए, एक्स ए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है। पी बी नॉट, पी बी हो जाएगा आपका पी बी नॉट एक्स पी। ठीक है, पी ए नॉट और पी बी नॉट आपका प्योर स्टेट में डिफाइंड है, और पी ए पी बी तब है जब ये दोनों मिक्स किए हुए हैं। ठीक है, और जो पी सोल्यूशन होता है वो आपको पता है दोनों का समेशन होगा, तो पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अगर दो चीज मिक्सड है तो आपको पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होना चाहिए, तो अगर आपको, आप वो रिलेशन को भी यहाँ पुट करके आप एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, उसको याद करने का जरूरत नहीं है। अगर गैशियस स्टेट में आपसे पूछा जाए सेम चीज, यहाँ पे 2 डालना गलत था। ठीक है, तो गैशियस स्टेट में कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो उसके लिए हमारे पास जो आता है, ठीक है, तो वो आता है आपके पास वाई ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए बाई पी एस, और जो वाई बी आता है वो आता है आपका पी बी नॉट एक्स बी बाई पी एस। ठीक है, तो गैसियस स्टेट में अगर पूछा जाएगा कि गैसियस स्टेट में क्या मोल फ्रैक्शन है, ये मोल फ्रैक्शन के टर्म्स है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स है, तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी एक्स ए आपका मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, अगला फिर केस जो आता है आपका सेकंड आता है, वो आता है सॉलिड लिक्विड के केस में, मतलब सॉलिड और लिक्विड के केस में, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के केस में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि सॉलिड के डालने से क्या होता है कि जो सरफेस एरिया होता है जिसमें लिक्विड हो, मतलब जैसे जो टॉप है आपका सोल्यूशन का, जिसमें पहले क्या थे, बस लिक्विड थे, पर अब सॉलिड आ गए हैं, तो अब सॉलिड आ गए हैं तो वेपराइजेशन कम होगा, तो वेपर प्रेशर आपका कम होगा। तो सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन, मतलब सॉलिड डालने से क्या होता है कि आपका वेपर प्रेशर कम होता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा वो पी सोल्यूशन हो जाएगा आपका पी ए नॉट एक्स से। हाँ, यहाँ पे मैं, मेरा साइन कन्वेंशन हो सकता है उल्टा हो, तो ए आपका यहाँ पे सॉल्वेंट है, ठीक है, और बी आपका सोल्यूट है, मतलब सॉलिड है। ठीक है, यहाँ पे तो मैटर नहीं करता क्योंकि दोनों लिक्विड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना कि ए आपका सॉल्वेंट है और बी आपका सोल्यूट है। अगर आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा पी ए नॉट माइनस पी एस बाई पी ए नॉट। और सब आपको दो और इंपॉर्टेंट रिलेशन इसमें याद रखने हैं कि जो पी ए नॉट माइनस पी एस बाई पी सोल्यूशन बाई पी एस, वो आपका एन बी बाई एन ए होता है। एंड क्या याद रखना है, पी ए नॉट माइनस पी एस बाई पी ए नॉट, ये आपका एन बी बाई एन ए प्लस एन बी होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको याद रखने बोला क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है। मैं डिराइव करने नहीं बता रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि ये सब फॉर्मूला आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो आपका डेफिनेशन था उसका क्या मतलब था। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो डिपेंड ओनली ऑन द रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये डेफिनेशन इसका याद रखना, दे डिपेंड ओनली ऑन रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, डिपेंड ओनली ऑन द रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, दूसरा, जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर है उसका एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका, मतलब पी ए, ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जब कॉन्सेंट्रेटेड का बात कर रहे हो। ठीक है, एंड आपका एन बी बाई एन ए होता है जब हम लोग डाइल्यूट का बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वाला एक और आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसका जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगा, बाकी पहले वाले से ही आपका सारा क्वेश्चन लग जाएगा। अगेन कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट में हल्का सा फर्क आता है, जैसे यहाँ पे एन बी बाई एन ए था, पर कॉन्सेंट्रेटेड में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होता है, तो वो ध्यान रखना। तो ये मैं आप लोगों को बता दिया कॉन्सेंट्रेशन के केस में। फिर आपका आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो वो उसका फॉर्मूला सिंपल है, जो डेल्टा टी बी होगा वो के बी इंटू एम हो जाएगा। ठीक है, और जो डेल्टा टी एफ होगा वो आपका के एफ इंटू एम होगा।
एम है क्या यहाँ पे, एम आपका मोलैलिटी है, ठीक है, एम आपका मोलैलिटी है। वाटर के लिए आपको केबी और के एफ का मतलब फॉर्मूला, सॉरी वैल्यू ध्यान में होना चाहिए। ऑल्सो केबी और के एफ का एक बड़ा सा इक्वेशन होता है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो केबी आपका होता है मॉलिकुलर वेट, मतलब जिस चीज का, जो सॉल्वेंट को आप कंसिडर कर रहे हो, अगर वाटर है तो वाटर के लिए 18 डाल देंगे, इंटू टी बी नॉट का होल स्क्वायर, मतलब जितना बॉइलिंग पॉइंट आया जोड़ के, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए पानी है तो 100 से 102 हुआ, तो आप यहाँ पे 102 डालोगे, क्योंकि आपका जो डेल्टा टी बी आया है वो आपका 2 है, ठीक है। टीबी का होल स्क्वायर बाई 1000 इंटू एच ऑफ वेपराइजेशन, जो कि आपका इक्वल टू होता है आर इंटू टीबी नॉट का होल स्क्वायर बाय 1000 इंटू एच ऑफ वेपराइजेशन। सिमिलरली के एफ के लिए भी कोई अलग फॉर्मूला नहीं याद रखना, बट ऊपर में, सॉरी बस ऊपर में आपको सब्सटीट्यूट मार देना है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे एच ऑफ फ्यूजन हो जाएगा वेपराइजेशन की जगह, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूला से अभी तक वैसे कोई पीवाईक्यू में सवाल नहीं आया, बट और बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है, तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया। दूसरा वाटर के लिए याद रखना है, केबी का वैल्यू होता है 0.52 डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, ठीक है। और के एफ का वैल्यू होता है 1.86 डिग्री सेल्सियस केजी पर, ठीक है। तो ये आपको वाटर के लिए स्पेसिफिकली याद रखना है, अगर ताकि एग्जाम में नहीं भी गिवन है तो आप सॉल्व कर सको। मोस्ट प्रोबेबली गिवन रहेगा, बट रिस्क क्यों लेना, ठीक है। ओके। दूसरा आपको पता है कि पाई इज इक्वल टू सी आर टी होता है, ठीक है। सी आर टी मतलब आपका कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन जिसका आप मोलैलिटी में रिप्रेजेंट करोगे, आर आपका गैस कांस्टेंट, और टी आपका टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। टी आपका टेम्परेचर हो जाएगा। खुद आपको एक और बात याद रखना है कि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो होता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स, अगर मोलैलिटी है तो, और मोस्ट ऑफ द टाइम मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ये भी चीज याद रखना, क्योंकि इसके बेसिस पे एक पीवाईक्यू सॉल्व होगा, ठीक है। तो अगर ये पीवाईक्यू था, तो ये इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, तो ये याद रखना है। अगला आता है आपका वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू, वांट ऑफ फैक्टर का मतलब होता क्या है, वो बताता है कि अगर एसोसिएशन एसोसिएशन और डिसोसिएशन हुआ है, तो इसके हिसाब से आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या फर्क आएगा, क्योंकि आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो केवल रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो एसोसिएशन के लिए जो आपका आई का फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर एसोसिएशन, फॉर एसोसिएशन आई इज इक्वल टू 1 + n - 1 अल्फा, अल्फा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। फॉर डिसोसिएशन, ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 + 1/n - 1 अल्फा। समझ गए, तो ये एसोसिएशन का हो गया और ये डिसोसिएशन का हो गया। आपको क्या करना है, आपके जो बाकी सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वहां पे एक आई लगा देना है, तो यहाँ पे आपका एक आई आ जाएगा, यहाँ पे एक आपका आई आ जाएगा, जो आप आर एल बी पी निकालोगे वहां पे एक आई आ जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर देना आई से, और यहाँ पे आपका पाई में भी एक आई आ जाएगा। तो वांट ऑफ फैक्टर का ये रोल होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए इसके बेसिस पे हम लोग इसके पीवाईक्यूज देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका पीवाईक्यू जो कि आपसे 2018 में पूछा गया था। काफी लंबा क्वेश्चन है, बट इजीली बन जाएगा, थोड़ा बस टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। At 298 Kelvin, the vapor pressure of an ideal solution containing 1 mole of liquid L1 and 2 mole of liquid L2 is 500 mmHg, मतलब आपको P solution given है। When 2 mole of L1 is added to the solution, the vapor pressure of the solution increases by 5%, मतलब कितना बढ़ा, तो 500 का 5% ना बढ़ा, ये हो जाएगा 5/100 इंटू ये, कटा 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 कटा, तो ये आपका 525 आ गया, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। व्हाट आर द रिस्पेक्टिव वेपर प्रेशर्स इन एमएमएचजी ऑफ L1 एंड L2 इन देयर प्योर स्टेट्स, मतलब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे एसेंशियली पी ए नॉट एंड पी बी नॉट पूछ रहा है, ठीक है। पी ए नॉट एंड पी बी नॉट पूछ रहा है। अब इसको सवाल कैसे करते हैं, ठीक है। तो L1 आपको इनिशियली कितना गिवन है, L1 आपको कितना गिवन है, हाँ 1 मोल गिवन है, ठीक है। इसको मैं L1 को अभी के लिए ए मान ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा मतलब साइन कन्वेंशन में मेरे को इजी पड़ेगा। L2 आपका कितना गिवन है, 2 मोल, तो इसको मैं बी मान लेता हूँ, ठीक है। आपको जो पी सॉल्यूशन होता है वो होता क्या है, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी,
ठीक है। तो पी ए नॉट कितना हो जाएगा आपको पता नहीं, आपको तो वही निकालना है। एक्स ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, ए आपका L1 है और ये हो जाएगा 1/3। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3 है, प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी का कितना है 2/3, तो ये 2/3 है, ये हो गया। अब फाइनली जब हम ऐड किए हैं, फाइनली जब हम ऐड किए हैं, जब सेकंड केस में ऐड किए हैं, यहाँ पे अर्लियर लिख देता हूँ, अर्लियर ऐड किए हैं, तो आपका जो पी L1 है, L1 है वो कितना है, L1 आपका ऐड किया गया है, ठीक है, L1 आपका ऐड किया गया है, तो L1 हो जाएगा आपका, तो L1 हो जाएगा आपका, एक मिनट, हाँ 2 मोल ऐड किया गया है ना, तो 1 + 2, ये आपका हो जाएगा 3 मोल्स, ठीक है, ये आपका 3 मोल्स हो जाएगा जो कि ए है। और जो L2 है आपका, L2 आपका हो जाएगा 2 मोल्स, क्योंकि उसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो ये 2 मोल्स हो गया, जो कि आपका बी है। यहाँ तक ठीक है। तो आपका जो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए। अब एक्स ए कितना है, 3/5, क्यों, क्योंकि आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स 5 है और ये आपका 3 है, प्लस पी बी नॉट एक्स बी कितना है आपका 2/5, ठीक है। आपको पी एस गिवन है, पी एस कितना गिवन है आप 500, और आपको पी बी कितना गिवन है 5% बढ़ा है, तो यही अभी जब कैलकुलेट किए थे 525 हो गया। अब आपको बस ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, आपके पास 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स, आपको पी ए नॉट और पी बी नॉट निकालना है, और यही इसका लेंदी पार्ट है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट मतलब दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 से। 15 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एलसीएम दोनों, मतलब 3 और 5 का एलसीएम 15 है, तो एक थोड़ा फ्रैक्शन से हम लोग आज़ाद हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक 525 इंटू 15 वाला जो इक्वेशन है, मतलब जो आपका सेकंड इक्वेशन है, वो आ जाएगा 9 PA0 + 6 PB0, ठीक है। और जो आपका, एक मिनट, हाँ 6 PB0, और जो आपका ये वाला इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है, वो हो जाएगा आपका 500 इंटू 15, 5 PA0 + 10 PB0, ठीक है, ये हो जाएगा। जस्ट 15 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 15 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो यहीं पे आपका 9 PA0 है, मतलब जस्ट 15 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों इक्वेशन को। अब हमें एक टर्म कैंसिल करना होगा, तो हम कौन सा टर्म कैंसिल करते हैं, हम अपना PA0 वाला टर्म कैंसिल करते हैं। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोनों को सब्ट्रैक्ट मार देंगे। मेरा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 525 इंटू 15 इंटू 9 इज इक्वल टू, हाँ तो हम लोग इक्वेशन देख रहे थे, बीच में थोड़ा इंटरप्शन आ गया था, मैंने चार्जिंग, मतलब चार्ज लगाना भूल गया था, ओके। तो आपका आ जाएगा 525 इंटू 15 इंटू 9, और ओके 525, मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। आपका जो इक्वेशन बनेगा 525 इंटू 15 इंटू 9, ठीक है, माइनस, फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहे हैं, ठीक है, इंटू 5 इंटू 9, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, माइनस 500 इंटू 15, एक मिनट, यहाँ पे 9 नहीं होगा, यहाँ पे आपका 5 होगा, 5 से मल्टीप्लाई किए इंटू 9 इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म्स तो आपके पी ए नॉट कट जाएंगे, आपके पास बचेगा 6 5 30 PB0 माइनस 9 10 90 PB0, ठीक है, 90 PB0, ओके। तो फिर आपके पास आएगा 15 कॉमन लेके 525 इंटू 5 माइनस 500 इंटू 9, 500 इंटू 9 इज इक्वल टू माइनस 60 PB0। अब बस आपको सॉल्व करना है, आपका PB0 यहाँ से आ जाएगा -28125, ठीक है, बाई 60, एंड ये आपका आ जाएगा -468.75, जो कि आपका, एक बार देख लेते हैं PB0 का ये वैल्यू गिवन है, हाँ ये आपका इस इक्वेशन में गिवन है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, 0.75, जो कि आपका ऑप्शन ए के क्लोज है। तो आपको सेकंड वैल्यू निकाल के एग्जाम में टाइम नहीं वेस्ट करना, क्योंकि 469 और कहीं नहीं गिवन है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लेंदी था बट कंसेप्ट ईजी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl इज इतना, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक 1000 ml ऑफ दिस NaCl सोल्यूशन। ये सोल्यूशन चैप्टर से, बट एक तरीके से मोल कंसेप्ट का भी है, मोल कंसेप्ट से है, तो आप लोग इसको इजी सॉल्व कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आप मोल कंसेप्ट में पूरा चैप्टर में आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हो, ठीक है। अब ये देखना है कि हम लोग को कितना का बनाना है, हम लोग को 3 मोलर सोल्यूशन का बनाना है, ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर आपके पास 3 मोलर NaCl सोल्यूशन है, 3 मोलर NaCl सोल्यूशन है, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है कि आपके 3 मोल्स है कितने में, इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, तो 3 मोल्स है मतलब 3 इंटू
जो मॉलिक्यूलर वेट है NaCl का, भाई ऐसे लिखना पाप है सर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl का, ठीक है, उतना ग्राम आपको चाहिए होगा। मोल्स को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ गिवन वेट में, ये हो जाएगा 3 इंटू इसका 23 और 35.5, आपका ये आ जाएगा 58.5। ठीक है, तो 3 इंटू 58.5, तो मतलब आपका जो सॉल्यूट है, और सॉल्यूट आपका है क्या, NaCl है, तो NaCl आपका हो जाएगा 175.5 ग्राम। अगर आपको 3 मोलर बनाना है तो आपको 175.5 ग्राम चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी आपको कितना गिवन है, डेंसिटी आपको गिवन है 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है, इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना ले रहे हैं, 1000 ml का हम बना रहे हैं, 1000 ml का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1250 ग्राम। ठीक है, तो 1250 ग्राम आपके पूरे सॉल्यूशन का मास है, 175.5 ग्राम आपके सॉल्यूट का मास है। दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। आपसे पूछा क्या, पानी का मास, अब पानी क्या है आपका, सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट ये हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो आप क्या कर दोगे, 1250, हाँ 1250 माइनस 175.5, इससे आपका जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 1074.5 ग्राम। ठीक है, सिंपल सा है। ओके, ठीक है, तो ये सवाल हो गया, इसका आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ओके, इन टू सॉल्यूशंस हेक्सेन एंड बेंजीन एंड वाई वाटर एंड HCl व्हिच टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ आर ऑब्जर्व्ड। ओके, अब इस सवाल के लिए आपको आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर जानना पड़ेगा, जो कि मतलब पूरा रटने वाला टॉपिक होता है, बट कुछ हद तक आप क्या कर सकते हो, आप गेस कर सकते हो कि क्या होगा। ठीक है, तो आपको वो मतलब वो डेफिनेशंस याद होनी चाहिए कि कौन से लॉ, मतलब कौन से केस में पॉजिटिव डेविएशन होता है राउल्ट्स लॉ से, किसमें नेगेटिव होता है, ठीक है, और किसमें कोई डेविएशन नहीं होता है, तो उसका डेफिनेशन याद होना चाहिए, कब क्या होता है वो ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, हाउएवर एग्जांपल्स भी आपको याद होने चाहिए, बट हाउएवर बहुत सारे केसेस में आप रफ आइडिया लगा सकते हो कि क्या हो रहा होगा। ठीक है, तो पहला देखते हैं, जो एक्स है मेरा उसमें हेक्सेन है और बेंजीन है। ठीक है, अगर आप लोग ऑर्गेनिक ठीक से पढ़े एंड मोस्ट प्रोबेबली पढ़े ही होंगे, तो हेक्सेन और बेंजीन आपके दोनों नॉन पोलर हैं, तो दोनों नॉन पोलर है। अब आइडियल और सॉरी डेविएशन का केस तब आता है जब आइदर वेपर प्रेशर बढ़ता है या फिर वेपर प्रेशर कम होता है, या फिर कोई फैक्टर में फर्क पड़ता है, वो तब होगा जब इंटरैक्शन होगा। हेक्सेन भी आपका नॉन पोलर है और बेंजीन भी आपका नॉन पोलर है, तो दोनों में कोई इंटरैक्शन नहीं होगा। कोई इंटरैक्शन नहीं होगा तो इसका जो डेविएशन होगा वो मिनिमम होगा, मतलब ये डेविएट करेंगे ही नहीं, क्योंकि इनमें कोई इंटरैक्शन ही नहीं है, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो डेविएशन विल बी negligible and they'll behave almost ideally। ठीक है, ऑलमोस्ट आइडियल बिहेवियर, ऑलमोस्ट आइडियल बिहेवियर, इनमें हल्का बहुत 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 वीक लंडन इंटरैक्शन हो सकता है, बट उसको हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ये ऑलमोस्ट आइडियल बिहेवियर शो करेंगे, तो उसके हिसाब से ऑप्शन ए ही हो जाएगा। पर सेकंड चीज भी देख लेते हैं, वाई है आपका वाटर और HCl, वाटर एंड HCl दोनों हाईली पोलर हैं, दोनों हाईली पोलर हैं, और ऑफ कोर्स वाटर और वाटर के बीच में जो बॉन्ड बनता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, HCl गैस रहता है। ठीक है, HCl गैस रहता है, पर हाईली पोलर है दोनों, तो दोनों के बीच में अच्छा खासा इंटरेक्शन होगा। ठीक है, और जिसके कारण क्या होगा, वेपर प्रेशर आपका कम होगा, क्योंकि काफी ज्यादा इंटरेक्शन होगा, तो कम से कम दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, पता है ना आपको, एसिड और वाटर बना रहे हो आप। ठीक है, तो वॉट एसिड आपका H+ और Cl- में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका H+ और ये आपका Cl- हो गया। वाटर इसको पूरा सराउंड कर लेगा, जिसको हम लोग सॉल्वेशन बोलते हैं, इसको सॉल्वेंट इसलिए ये भी सॉल्वेट हो जाएगा वाटर के कारण। ठीक है, मतलब ओरिएंटेशन बदलेगा, इधर O वाला पार्ट रहेगा, इधर H वाला पार्ट रहेगा वाटर का। ठीक है, उसके हिसाब से होगा, तो अब दोनों के बीच में ज्यादा इंटरेक्शन होगा, कंपेयर टू वाटर वाटर इंटरेक्शन, कंपेयर टू वाटर वाटर इंटरेक्शन एंड कंपेयर टू HCl HCl इंटरेक्शन, क्योंकि HCl खुद तो एक गैस है, HCl HCl इंटरेक्शन, वो HCl खुद गैस है, वो H+ और Cl- में तब टूटता है जब वो पानी में डिजोल्व होता है।
वाटर और HCl में ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ठीक है। वाटर और HCl में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा, जिसके कारण आपका वेपर प्रेशर कम होगा। क्यों कम होगा? कि दोनों में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है, तो जितना पहले वेपर तब कम वेपर प्रेशर बनेंगे। एंड ये आपका नेगेटिव डेविएशन में होता है, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव डेविएशन में होता है। तो आप रफ आइडिया लगा के पोलैरिटी के बेसिस पे आप बता सकते हो कि उसमें डेविएशन कैसा होगा, इंटरैक्शंस कैसे होंगे, ठीक है। इंटरैक्शंस बेटर होंगे, मतलब आपका वेपर प्रेशर कम होगा तो नेगेटिव डेविएशन होगा, पॉजिटिव होगा तो कैसे होगा। तो आप ये एनालॉजी लेके भी कर सकते हो। बाकी बेटर होगा कि आप इस एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लो। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स करेक्टली डिस्क्राइब द वेरिएशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सोल्यूट अगेंस्ट द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। तो आपको पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वेशन क्या होता है? पाई इज इक्वल टू ICRT। आई एज्यूमिंग वांट ऑफ फैक्टर इन्वॉल्व है, ऐसे CRT होता है। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है फिक्स्ड है, आर आपको पता है फिक्स्ड है 8.314। अब बचता है आपका जो पाई है वो आपका सी पे डिपेंड करेगा, और सी खुद आपका N/V होता है, तो जो पाई है आपका वो 1/V पे डिपेंड करेगा। याद होगा आपको बेसिक मैथ्स, मतलब फिजिक्स, सॉरी हाँ बेसिक मैथ्स, फिजिक्स में भी आप लोग बेसिक मैथ्स पढ़ते हैं। तो ये इक्वेशन किसका है? हाइपरबोलिक इक्वेशन है। इसका एक हाइपरबोला बनेगा, ठीक है, हाइपरबोला बनेगा। एंड उसको सेटिस्फाई करने वाला आपका ऑप्शन ए ही है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं जो कि मतलब PYQs थे सॉल्यूशंस के। अब हम लोग आज का लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अपना सॉल्यूशन सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नर्स्ट इक्वेशन है। तो नर्स्ट इक्वेशन आपको बहुत 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 अच्छे से आनी चाहिए, उसका प्रैक्टिस भी जम के लगाइएगा। ठीक है, तो अगर उसका जनरल फॉर्म में लिख दूं, ठीक है, DD, ठीक है। तो आपका जो Q होता है, Q आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है, जो अगेन केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने पढ़ाया है। अगर आप चाहे तो आप जाके ऐप में जाके मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका Q होता है जो एट एनी टाइम पे डिफाइंड होता है, अनलाइक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि हमेशा पे इक्विलिब्रियम पे डिफाइंड होता है। ठीक है, BB ये हो गया। अब आपको पता है कि थर्मोडायनेमिक्स से कि जो डेल्टा G होता है वो डेल्टा G0 प्लस 2.303 RT log Q होता है, 2.303 RT log Q होता है। यहाँ तक ठीक है। अगर आप यहाँ पे डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF सब्सटीट्यूट करोगे, तो यहाँ पे आपका बाई NF आ जाएगा, यहाँ पे भी बाई NF आ जाएगा, यहाँ पे भी बाई NF आ जाएगा। ठीक है, हाँ सही बोला ना, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसको अब जब इसका जो फाइनल जो इक्वेशन बनेगा वो आपका बनेगा E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT बाई NF log Q। ठीक है, कई बार आपका टेम्परेचर फिक्स होता है 298 केल्विन, और आर का वैल्यू आपको पता है, फैराडे का भी वैल्यू अगर 96500 है, तब आप क्या कर सकते हो, आप इसको और छोटा रूप में कैसे याद कर सकते हो? E इज इक्वल टू E0 माइनस टू सॉरी माइनस 0.0591 बाई N log Q। ये आपका बन जाएगा नर्स्ट इक्वेशन। आप ऊपर वाली इक्वेशन को भी याद रखिएगा, मैंने कुछ डिराइव नहीं किया, मैंने जस्ट फॉर्मूला बताया, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में फैराडे का 96500 के जगह 96485 गिवन होता है, 15 का डिफरेंस है। तो बेटर होगा कि आप ये याद कर लो और उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो ये आपको नर्स्ट इक्वेशन ध्यान से याद रखनी है। बाकी हम लोग इससे PYQs में क्वेश्चन देखेंगे तो आप समझ जाओगे कि इसको करना कैसे है। ठीक है, ये मेरा फोन नंबर नहीं है, ये वैल्यूज है। ठीक है, वो ध्यान में रखना है। ठीक है, और फिर आता है आपका सेल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, सेल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, तो इस साइड पे हम लोग अनोड लिखते हैं, और अनोड में आपका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अनोड में आपका ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड में आपका रिडक्शन होता है। तो इस साइड में हम लोग कैथोड लिखते हैं, और इस साइड में हम लोग एनोड लिखते हैं। ठीक है, तो सेल का रिप्रेजेंटेशन मैं बता दिया। ठीक है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन आपका होता है कैथोड पे। कहाँ पे? कैथोड पे। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन होता है आपका एनोड पे। तो याद ऐसे रखना है कि एनोड पे अनायन जाएगा, अनायन आपका नेगेटिवली चार्ज है तो उसको न्यूट्रल होना है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना को ऑक्सीडेशन कहते हैं। कैथोड पे कटायन जाएगा, कटायन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, उसको अपना न्यूट्रल स्टेट में कन्वर्ट होना है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो उसका रिडक्शन होगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है।
याद रखना है, यहाँ पे तो दोनों पॉजिटिवली चार्ज, वो अलग बात है, बट ये दोनों मेटल्स, सॉरी, तो अलग बात है। बट ऐसे याद रखना कि एनोड पे अनायन जाएगा, कैथोड पे कटायन जाएगा, इसलिए नामकरण भी उसका ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर आपको एक सेल दिया हुआ है और आपको उसका ई नॉट निकालना है, तो उसके लिए आपको याद रखना है SRP, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस SRP एनोड। ठीक है, तो ये याद रखना है, यही याद रखिएगा। आप कोई भी सेल में ई नॉट निकाल दोगे, ई नॉट निकाल दोगे तो आप ई भी निकाल दोगे। ठीक है, नस्ट इक्वेशन डाल के। एन आपको पता है एन फैक्टर है, आयनिक इक्विलिब्रियम में भी मैंने बताया था, अगेन मेरे लेक्चर्स में है, आयनिक इक्विलिब्रियम में भी बताया था, और आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी जब मैंने पढ़ाया उसमें भी मैंने बताया है। ठीक है, तो वो यूज करके है। ओके। और आपको किस चीज का ध्यान रखना है, आपको सारे फैराडेज के जो लॉज हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाले, फैराडेज के लॉ, ठीक है, सारे लॉज याद रखने हैं। पहला आपको याद रखना है कि जो नंबर ऑफ फैराडेज होता है, ठीक है, फैराडे, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, क्योंकि आपका हो जाएगा Q/96500। Q आपका चार्ज है, और चार्ज आपका करंट इंटू टाइम होता है, तो I/T/96500। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट चीज ये हो गया। उसका फर्स्ट लॉ याद रखना है आपको, फैराडे का फर्स्ट लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ, तो उसमें आप वो बोलता है कि W जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है। W होता है, सॉरी सॉरी, वर्क डन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि इसको हम लोग ZIT लिख सकते हैं। ठीक है, और जो Z हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, हाँ, तो जो Z हो जाएगा आपका, वो आपका E/96500 हो जाएगा, जिसपे E आपका क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, सॉरी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स नहीं, E आपका इक्विवेलेंट वेट है। ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंट वेट है, ये आपका इक्विवेलेंट वेट है, समझ गए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये आपका फर्स्ट लॉ बोलता है। सेकंड लॉ आपका ये बोलता है, सेकंड लॉ, ठीक है, सेकंड लॉ आपका ये बोलता है कि अगर सीरीज में कुछ कनेक्टेड है, जैसे यहाँ पे कनेक्टेड है, फिर यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, फिर ऐसे कनेक्टेड है, फिर ऐसे कनेक्टेड है, एंड फिर ये जाके कोई और कंटेनर से ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, अब सीरीज में सारे कैथोड और एनोड कनेक्टेड है, जो W1/E1 होगा विल बी इक्वल टू W2/E2। ठीक है, मतलब कितना वेट डिपॉजिट हुआ है, अच्छा सॉरी सॉरी, ये वर्क डन नहीं, ये वेट डिपॉजिटेड है, सॉरी, दिस इज वेट डिपॉजिटेड। कितना वेट डिपॉजिट हुआ है आपका, डिपॉजिट हुआ है आपका कैथोड स्लैश एनोड पे। ठीक है, सॉरी, मैंने गलत बता दिया था पहले। तो ये आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, जेड आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, विच विल बी इक्वल टू W3/E3। ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंट वेट है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक। फैराडेज लॉ के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टॉपिक इस चैप्टर का बन जाता है, तो वो आपका आ जाएगा प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। ठीक है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। तो इसमें एक लंबा सा सीक्वेंस बनता है, इसमें एक लंबा सा सीक्वेंस बनता है, एंड उसके हिसाब से कौन सा कंपाउंड का ज्यादा टेंडेंसी होगा कैथोड या एनोड पे आने का, उसको हम लोग मतलब बताते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे जो रेफरेंस होता है, इसके लिए जो हमारा जो रेफरेंस होता है वो H2 होता है, H2 हमारा रेफरेंस होता है। ठीक है, तो अब कैथोड और एनोड के लिए अलग अलग करके बात कर देते हैं। जो कैथोड होगा, कैथोड पे आपका कटायन जाएगा, वी कैथोड आपका खुद नेगेटिवली चार्ज होता है। अब H2 अपना रेफरेंस होता है, तो अगर कोई चीज आपका H2O के राइट में होगा, ठीक है, उससे एक लंबा सा सीरीज बनता है, वो लंबा सा सीरीज आपको याद रखना पड़ेगा। कोई भी चीज अगर H2O के राइट में होता है, ठीक है, H2O के राइट में होता है, तो उसका रिडक्शन का टेंडेंसी ज्यादा होगा। ठीक है, उसका रिडक्शन का टेंडेंसी ज्यादा होगा। एग्जाम्पल कॉपर। ठीक है, एग्जाम्पल कॉपर, तो अगर कॉपर प्रेजेंट होगा आपका, तो कॉपर आपको जाकर रिड्यूस हो जाएगा किसमें, कॉपर 2++2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स टू कॉपर सॉलिड, यहाँ पे आपका एक्वस हो जाएगा। वही अगर आपका कोई कटायन, वही आपका कोई अगर कटायन लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है, H2O के लेफ्ट में होगा, तो उसका टेंडेंसी रिड्यूस होने का कम होगा, तो लेस टेंडेंसी टू रिड्यूस, लेस टेंडेंसी टू रिड्यूस। ठीक है, और उसके हिसाब में वाटर के साथ होगा जो होगा। ऐसा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपका कैल्शियम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो ये इक्वेशन बनेगी कि H2O+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस प्लस 2OH माइनस। यहाँ पे देखिए H2 गैस लिबरेट होगी, तो ये आपका हिंट है बताने के लिए कि जो आपका मतलब अगर ऐसा इंफॉर्मेशन गिवन है, मतलब जो आपका मेटल था
उसका टेंडेंसी जाने का, रिड्यूस होने का कम था वाटर से, तभी आपका H2 गैस निकल रहा है। और 2OH माइनस अगर बन रहा है तो इसका क्या मतलब है कि जो आपका पीएच है वो बढ़ेगा, जो आपका पीएच है वो बढ़ेगा। ठीक है। एनोड की बात करें तो एनोड पे जाता है अनायन, क्योंकि एनोड होता है खुद पॉजिटिवली चार्ज, तो अनायन अनायन जाता है। ठीक है। अब अगर H2O के राइट में होगा, इसका अलग सीरीज बनता है, तो अगेन उसका ऑक्सीडेशन का ज्यादा चांस होगा, तो मोर ऑक्सीडेशन। ठीक है, मोर ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल क्लोरीन, तो क्लोरीन आपका 2Cl माइनस कन्वर्ट्स टू Cl2 गैस में या एक्वस में। ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये इसका केस हो जाएगा। वही आपका जो अनायन है वो आपका H2O के लेफ्ट में है, अगर वो H2O के लेफ्ट में है तो उसका टेंडेंसी हो जाएगा लेस टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, एंड फिर जो होगा हमारा वो अपना वाटर के साथ होगा, लेस टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। ठीक है। तो जो होगा, इसका एग्जांपल आपका सल्फेट आयन हो जाएगा, फॉर एग्जांपल SO4 माइनस, तो फिर वाटर के साथ होगा जो होना है, तो वाटर के साथ क्या होगा, 2H2O कन्वर्ट्स टू O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा और एक आपका 4H प्लस बनेगा, और H प्लस बनेगा तो आपका पीएच कम होगा। तो अगेन ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये आपका पीवाईक्यू में आ चुका है ये सवाल। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी अच्छा से करना है, नर्स इक्वेशन बहुत 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 अच्छा से करना है, फैराडेज लॉ भी सारे देख लेने हैं। इसके बाद आता है आपका जो गैल्वेनिक सेल, यूजुअली ये पहले पढ़ाया जाता है बट मैं बाद में बता रहा हूँ। गैल्वेनिक सेल के कुछ कुछ आपको इक्वेशन याद रखने हैं। के इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। ठीक है, के इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा जो रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगेन ये दूसरी इक्वेशन होगी जो आपको याद रखनी है, और इसमें ये याद रखना है कि अगर आपको इस सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है तब करना है। तो ये आपका क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ये आपका मोलर कंडक्टिविटी है के इंटू 1000/m। ठीक है, के इंटू 1000/m, अगर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है वॉल्यूम तो, अगर मीटर क्यूब है तो यहाँ पे 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आपका लैम्डा ई क्यू बनता है, जो आपका के इंटू 1000/नॉर्मेलिटी होता है। ठीक है, अगेन इस सेंटीमीटर क्यूब में, और जो एक रिलेशन होता है कि जो लैम्डा एम होता है वो आपका लैम्डा ई क्यू इंटू वैलेंसी फैक्टर होता है, इंटू वैलेंसी फैक्टर होता है। इस पार्ट से अभी तक वैसे कोई भयानक सवाल आया नहीं है, तो अगेन आप उस पार्ट को लेकर थोड़ा चिल रह सकते हैं। ठीक है, मेन आपको नर्स इक्वेशन, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी अच्छे से करनी है, और ओवरऑल इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है। ठीक है। दूसरा आपका जो सीरीज होता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है, उसमें ये याद रखना है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, उसमें ये याद रखना है कि जैसे आप नीचे जाओगे तो एसआरपी बढ़ता है। ठीक है, एसआरपी बढ़ता है और एसओपी कम होता है। ठीक है, तो ये वाली फैक्टर आपको ध्यान रखनी है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पूरा याद होना चाहिए, एटलीस्ट जो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट्स है। ठीक है। ठीक है, जैसे प्रीडोमिनेंट एलिमेंट्स है, लिख बा फॉर एग्जाम्पल ये जो सारे प्रीडोमिनेंट एलिमेंट्स है, मतलब सारे हैं, मैंने जो स्टार्टिंग के कुछ लिखे हैं वो सारे आपको ध्यान में होने चाहिए ताकि आप इसको सॉल्व कर सको। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपका पूरा अच्छा से याद होना चाहिए। ठीक है, बाकी इनॉट का एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड होता है वो बता दिया। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी का पूरा सीक्वेंस अच्छा से याद रखिएगा ताकि आप क्वेश्चन लगा सको उसके। अब हम लोग इसके पीवाईक्यू की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, गैल्वेनिक सेल के फॉर्मूलाज याद रखने हैं, आपको पता है कि क्या क्या चीज़ का क्या क्या मतलब है, सेल कांस्टेंट सब कुछ पता है, तो सब कुछ आपको लगाना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके पीवाईक्यूज देखते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पिछले साल भी 2 सवाल आए थे, तो अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और आपका जो केमिकल काइनेटिक्स है उससे पिछले साल 1 सवाल आए थे, सोल्यूशन से कल पिछले साल कोई सवाल नहीं आया था। कितने स्लाइड डाल दिए थे मैंने, हाँ। ठीक है, ओके, तो ये आपका 2017 का सवाल है। इलेक्ट्रिक करंट was passed through an aqueous solution of copper sulfate using 2 platinum electrodes. After some time the blue color of the solution disappeared. ब्लू कलर अगर डिसअपियर हुआ इसका मतलब कॉपर आपका चला गया, कॉपर गया, कहीं तो गया। ठीक है, गया, एंड डिसअपियर्ड अलॉन्ग विद इवोल्यूशन ऑफ O2 गैस। O2 गैस भी निकला है, मैंने आपको बोला था ना ये आपका पीवाईक्यू है, तो O2 गैस भी निकला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले इक्वेशन लिखते हैं। आपके पास है क्या, कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन। ठीक है, तो आपका टाइन और आयन को चेक करते हैं, कॉपर 2+ है,
ये H2O के राइट में आता है। अगेन अभी जब मैं आपको पढ़ा रहा था तभी मैंने एक तरीके से इसको सॉल्व करा दिया है। H2O के राइट में आता है तो इसका रिडक्शन का टेंडेंसी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो रिड्यूस होके क्या होगा, कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स टू कॉपर सॉलिड। तो क्या होगा, ये जाके आपका कटायन है ना, कटायन तो आपका कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा, और कैथोड पे जाएगा, ठीक है, कैथोड पे जाएगा तो कैथोड पे आपका कॉपर जाके डिपॉजिट होगा। एंड धीरे धीरे, क्योंकि कॉपर 2 प्लस आपका ब्लू कलर देता है एक एक्वस सोल्यूशन को, तो धीरे धीरे आपका ब्लू सोल्यूशन, सॉरी ब्लू आपका कलर जाते जाएगा, ठीक है। और वही अगर SO4 2 माइनस की बात करें, SO2 4 की माइनस बात करें, तो वो आपका H2O के लेफ्ट में आता है, लेफ्ट में आता है, तो इसका लेस टेंडेंसी हो जाएगा ऑक्सीडाइज होने के लिए। तो इसका ऑक्सीडेशन का बात कर रहे हैं, एक मिनट, लेस टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो जो होगा वाटर के साथ होगा, तो वाटर का इसका जो इक्वेशन है वो आ जाएगा 2H2O प्लस O2 प्लस 4H प्लस, ठीक है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये होगा, ये होने वाला है आपका एनोड पे, ठीक है, ये होता है आपका एनोड पे, ये वाली इक्वेशन होगी, ठीक है। कैथोड पे तो ये हुई थी, बट एनोड पे ये होगी। अब देखिए यहाँ से पता भी चल रहा है कि O2 गैस लिबरेट हो रहा है, और यहाँ पे 4H प्लस बन रहा है, तो 4H प्लस बन रहा है मतलब आपका pH कम होगा, तो आपका न्यूट्रल नहीं रहेगा सोल्यूशन, आपका pH कम होगा, इसका आंसर इसलिए सी है। बाकी ये तो है ही नहीं और ये तो हो ही नहीं सकता, इसका pH आपका 7 है, ठीक है। At 25 degrees Celsius, the standard reduction potential for the half cell zinc plus 2H plus gives Zn2 plus aqueous plus H2 is given this much. What is the reduction potential of the half cell in which 10 molar H plus concentration is used among all the species to be at unit concentration? तो एक सीधे एक नस्ट इक्वेशन का सवाल है, ठीक है। तो आपका दिया हुआ है आपको Zn2 प्लस प्लस 2H प्लस कन्वर्ट्स टू Zn2 प्लस, ठीक है, कन्वर्ट्स टू Zn2 प्लस प्लस आपको H2 गैस गिवन है, ठीक है। आपको ई नॉट गिवन है क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, तो ई नॉट आपको कितना गिवन है, 0.28 वोल्ट। ओके, अब आपको अलग कंडीशन में पूछा है तब जब आपका H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो ई हो जाएगा वो हो जाएगा ई नॉट माइनस 2.303 RT/NF, वो लगा सकते हो 0.0591 बाई, वैलेंसी फैक्टर कितना है, 2 है, ठीक है, वैलेंसी फैक्टर इसका 2 है, 2 लॉग, बोला है हमें सारे स्पीशीज को यूनिट कॉन्सेंट्रेशन में लेने, तो पार्शियल प्रेशर 1 पार्शियल प्रेशर 1, ठीक है। एक मिनट, आपका यहाँ पे जिंक सॉलिड था ना, दोनों जगह 2 प्लस कैसे होगा, ठीक है। तो इसका पार्शियल प्रेशर 1, इसका कॉन्सेंट्रेशन 1, तो लॉग 1 इंटू 1 बाई H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमें बोला है 10 मोलर लेने, तो ये 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और जिंक सॉलिड है तो उसका एक्टिव मास 1 होगा, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका ई नॉट माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग, ठीक है, यहाँ पे नीचे 10 का स्क्वायर है तो 10⁻⁻² हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ई नॉट प्लस 0.0591, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे -2 है तो पावर के हिसाब से आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, लॉग 10 10 आपका 1 हो जाएगा, ई नॉट प्लस 0.0591, आपको कितना गिवन है ई नॉट 0.28, 0.28 प्लस 0.0591, एंड उसके हिसाब से आपका आंसर इसका 0.339 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, बस सीधे नस्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन, ठीक है। For a cell Ag to Ag plus Cl minus AgCl solid given, okay, are इतना, what is the value of ln k, okay, आपको ln k निकालना है, ठीक है। पहले हम लोग लिखते हैं कि इस क्वेश्चन में हम लोग को निकालना क्या है, तो पहले हम लोग को ये चीज निकालना है, तो मैं इसका इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। AgCl solid gets converted to Ag plus प्लस Cl माइनस, हमें ये निकालना है। हमें पता है कि जो डेल्टा ई होता है वो आपका माइनस NFE होता है, ठीक है। अगर डेल्टा जी नॉट का बात करें तो माइनस NFE नॉट हो जाएगा, माइनस RT ln k वो हो जाएगा माइनस NFE नॉट, ठीक है। यहाँ से आपका जो ln k आ जाएगा, ये अगेन थर्मोडायनेमिक का रिलेशन है, आपका जो ln k है वो हो जाएगा आपका NFE नॉट बाई RT, NFE नॉट बाई RT, ठीक है। अब जो आपको फर्स्ट इक्वेशन गिवन है वो आपका बोल रहा है कि Ag प्लस जो इलेक्ट्रॉन होता है वो Ag है, और उसका आपको वैल्यू गिवन है 0.799 वोल्ट, ठीक है।
अब जो आपका जो सेकंड इक्वेशन है, हाँ यही है ना पहला इक्वेशन यही। जो सेकंड इक्वेशन है वो ये कह रहा है कि जो AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन का जो केस है, ठीक है, और जो कन्वर्ट हो रहा है Ag+Cl- में, ठीक है, तो इसका आपको वैल्यू गिवन है 0.22 वोल्ट। ये आपको तो ई की वैल्यू गिवन है, ठीक है, ये आपको ई की वैल्यू गिवन है। अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग जब कोई नेट का अगर हम लोग को इसका नेट निकालना है, अगर हम लोग को टारगेट रिएक्शन क्या है, टारगेट रिएक्शन आपका AgCl सॉलिड है जो कि इधर है, ठीक है, AgCl सॉलिड, ठीक है, गेट्स कन्वर्टेड टू Ag plus Cl minus, gets converted to Ag plus Cl minus, ठीक है। तो ये आपका टारगेट इक्वेशन है। मान लेते हैं अगर ये मेरा E1 है, ठीक है, ये मेरा E2 है और ये मेरा E3 है, तो हम लोग कभी भी E3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या, अच्छा पहले एक बार और देख लेते हैं। अगर आपको E3 से जाना है, आपको मतलब आपको E2 और E1 गिवन है, आपको E3 निकालना है, तो आप क्या करोगे, आपको पहले ये देखना है कि आपको ये इक्वेशन लानी है, ये इक्वेशन लानी है, ये दोनों इक्वेशन को मैनिपुलेट करके। तो कैसे ला सकते हो, ठीक है, कैसे ला सकते हो, यहाँ पे Ag प्लस होगा ना, हाँ यहाँ पे Ag प्लस होगा, ठीक है। तो कैसे इस इक्वेशन को ला सकते हो, तो आपको चाहिए AgCl सॉलिड लेफ्ट में, तो ये लेफ्ट में रहेगा, और आपको चाहिए Ag प्लस राइट साइड में, तो आपको ऊपर वाली इक्वेशन को उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर वाली इक्वेशन को उल्टा करोगे तो Ag प्लस और इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ठीक है, हाँ, Ag प्लस और इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, Ag इधर आ जाएगा, Ag कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यही इक्वेशन बचेगा। तो ओवरऑल जो आपका E3 है वो आपका E2 माइनस E1 है, हाँ। पर ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, ये लिखना गलत है, क्योंकि E आपका जो होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को ही ऐड कर सकते हैं। E आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इसको हम लोग ऐसे ऐड नहीं कर सकते। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग मतलब ऐसे लिखते तो हैं, बट ऐसे हम लोग सीधे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हम लोग इसको क्या करेंगे, -NF G0 को इंडिविजुअली सबको कन्वर्ट करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग को इक्वेशन में तो यही करना है कि हम लोग को E2 माइनस E1 करना है, बट हमारा अप्रोच क्या होगा, हम लोग E3 को लिखेंगे -NF, सॉरी, हाँ, आपका जी क्या होता है, आपका जी क्या होता है, वो आपका -NFE होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ से E कितना आ जाएगा, G/-NF, यहाँ तक अग्री करते हैं, ठीक है। तो आपका जो E3 आ जाएगा वो आपका आ जाएगा G3/-NF। सिमिलरली आपका E2 आ जाएगा G2/-NF। यहाँ पे डेल्टा जी लिखना बेटर रहेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा जी लिखना बेटर रहेगा, क्योंकि इसका एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं निकाल सकते हम लोग, -NF। और जो आपका E1 आ जाएगा वो भी आपका आ जाएगा ΔG2/N, ठीक है। हम ये कन्वर्जन करेंगे, हम G3 यहाँ से डिफाइन करेंगे E3 इंटू -NF, ठीक है। मेरा जो ΔG3 आ जाएगा वो हो जाएगा -NF E3, ठीक है। ΔG2 आ जाएगा -NF E2, और ΔG1 आ जाएगा -NF E1, ठीक है, -NF E1 ये आ जाएगा। और तब मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा ΔG3 होगा, ठीक है, वो हो जाएगा मेरा ΔG2 माइनस ΔG1, ठीक है। फिर मैं ये सब्सिट्यूट करूंगा वैल्यूज, एन का वैल्यू मेरे को पता होगा, ठीक है। एन का वैल्यू मतलब ये एन आपका वैलेंसी फैक्टर होता है, तो यहाँ पे एन भी लिखना सबको सही नहीं है। यहाँ पे मैं N3 लिख देता हूँ, यहाँ पे N2 लिख देता हूँ, यहाँ पे N1 लिख देता हूँ, ठीक है। N3 N2 N1, ठीक है। तो ये मैं इक्वेशन लिखूंगा। पर ये मैं आगे एक और क्वेश्चन में सेम चीज बताने वाला था, बट मैंने यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे खास बात क्या है कि यहाँ पे दोनों केस में इलेक्ट्रॉन 1 1 ट्रांसफर हुए हैं, तो आपका n का वैल्यू 1 है। तो आप जब इक्वेशन को लिखोगे -N3FE3 इज इक्वल टू -N2FE2 विच इज और -N1FE1। आपका N1 N2 N3 बराबर है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। आपका FF भी कट जाएगा, तो आपके पास एसेंशियली जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी E3 इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अच्छा हाँ सॉरी, E1 आपका नेगेटिव होगा, राइट, E1 आपका नेगेटिव गिवन होगा। E1 कितना गिवन है, 0.2, अच्छा पॉजिटिव गिवन, ठीक है, ये आ जाएगी, ठीक है। तो E3 आपका E2 प्लस E1 आ जाएगा।
कुछ तो गड़बड़ हुआ है, 1 मिनट रुकिएगा। माइनस डेल्टा G1, सॉरी, यहाँ पे E3 है, यहाँ पे मैंने E2 माइनस E1 ले लिया, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी साइन कंसिडर कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लिया, तो यहाँ पे मैं एक और माइनस लूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक और मेरा माइनस था, तो ये मेरा E2 प्लस E1 आ जाएगा। ठीक है, साइन के साथ, यहाँ पे मैंने साइन के साथ कंसिडर किया है, इसलिए। ठीक है, ओके। तो इतना ऑल ओवरऑल स्टोरी बताने का ये था कि एसेंशियली हम लोग करेंगे यही, हम लोग E3 इज इक्वल टू E2 माइनस E1 ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर आपका 1 है, यहाँ पे आपका वैलेंसी फैक्टर 1 है, तो हम लोग ये सीधे कर सकते हैं। अगर वैलेंसी फैक्टर 1 नहीं होगा, जैसे मैं इक्वेशन में बताऊंगा, तब हमें प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे जो मेरा E3 आ जाएगा, E3 जो मेरा आ जाएगा, वो मेरा E2 माइनस E1 आ जाएगा। ठीक है, E2 माइनस E1 आ जाएगा, जो कि मेरा 0.22 माइनस 0.799 वोल्ट होगा। ठीक है, जो कि 0.579 वोल्ट होगा। ठीक है, जो कि मेरा 0.975 वोल्ट होगा। अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूंगा, यहाँ पे मैंने E2 प्लस E1 लिखा है, 1 मिनट। अगर माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे एक माइनस रहेगा, ये E2 माइनस E1 ही होगा, थोड़ा मैं साइन कन्वेंशन में कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, यहाँ पे एक माइनस एक्स्ट्रा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस डेल्टा G1 पहले से लिखा हुआ है। जब मैं डेल्टा G1 सब्सिट्यूट करूंगा, तो मैं माइनस N1 FE1 सब्सिट्यूट करूंगा। ठीक है, माइनस N1 FE1 सब्सिट्यूट करूंगा, माइनस लूंगा तो दोनों तरफ से माइनस कटेगा, मेरे पास E3 इक्वल टू E2 माइनस E1 आ जाएगा। हाँ, अब मेक सेंस। ठीक है, तो E3 का मेरा ये वैल्यू आ गया, E3 का मेरा ये वैल्यू आ गया। अब देखिए मेरा जो इक्वेशन था, ठीक है, लॉन के का क्या वैल्यू था, NF E0/RT। ठीक है, लॉन के था मेरा NF E0/RT। ठीक है, n का वैल्यू 1 है, f का वैल्यू गिवन है क्या क्वेश्चन में? हाँ देखिए, यहाँ पे बोला था ना 96485 गिवन रहता है, 96485, E0 आ गया -0.579। ठीक है, बाई R, R हो जाएगा आपका 8.314। टेम्परेचर आप ले लोगे 298, टेम्परेचर गिवन था क्या? क्वेश्चन नहीं गिवन, हाँ 25 डिग्री सेल्सियस गिवन है, तो 298। ठीक है, एंड इससे को आप सॉल्व कर लोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो इसका आंसर आ जाएगा -22.5, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन के सबसे ज़्यादा करीब है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा स्टोरी बताने का यही था कि डेल्टा G एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो उसको ऐड कर सकते हैं, E आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसको ऐड नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग ओवरऑल इसको ऐसे करते हैं। अगली बार जो मैं क्वेश्चन करूंगा उस पर मैं ये सीधे कर दूंगा। ठीक है, उस पर हम लोग ये सीधे कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? और मेरी तरह साइन कन्वेंशन में कोई गलती नहीं करना है, अच्छा से उसको ध्यान से करना है। ओके, तो एक क्वेश्चन आया है आपका मोलर कंडक्टिविटी से, तो सिंपल सा है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस मच मोलर एसिटिक एसिड इज इतना, if the limiting molar conductivity मतलब at infinite dilution at is this much, then what is the dissociation constant? ठीक है, मतलब आपको Ka निकालना है। आपसे पूछा क्या है, Ka पूछा है, तो इसके लिए आपको थोड़ा केमिकल इक्विलिब्रियम भी याद रखना होगा। तो अल्फा जो होता है वो आपका लैम्डा m बाई लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, या लैम्डा m नॉट इसको लिखते हैं। ये आपका गिवन है 32.87 आपको गिवन है मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, और जो आपके इनफाइनाइट डायल्यूशन पे है वो आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, तो ये आपको गिवन है 390.5। ये वैल्यू पता है ना ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि ऑसवाल्ड डायल्यूशन लॉ कहता है कि ज्यादा डिसोसिएशन होता है जब आप डायल्यूशन बढ़ाते हो तो। ठीक है, इसलिए इसका ज्यादा वैल्यू होता है। इसको सॉल्व कर दोगे तो इसको आ जाएगा 0.842 आ जाएगा। ठीक है, अब जो वीक एसिड होता है, वीक एसिड, क्योंकि ऑसवाल्ड आपका वीक एसिड और वीक बेस का ही बात करता है, उसका जो के हम लोग डिफाइन करते हैं वो होता है C α² इंटू 1 - अल्फा। सी आपके पास गिवन है, कितना गिवन है, ऊपर गिवन है। ठीक है, अल्फा भी आप निकाल चुके हो, आपको बस सब्सटीट्यूट करना है, आपका आ जाएगा 1 रफली अप्रोक्सीमेटली आपका इसका आंसर आ जाएगा 1.63 इंटू 10⁻⁻5, जो कि सबसे ज़्यादा आपके सेकेंड इक्वेशन के क्लोज है। ठीक है, क्लोज इसलिए क्योंकि पावर सेम है, बाकी का पावर भी मैच नहीं कर रहा है, तो हल्का अप्रोक्सीमेट आंसर आ सकता है, उसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ओके। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिड्यूसिंग 1 मोल, IIT 2021 का सवाल, फॉर रिड्यूसिंग 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस टू Mn2 प्लस व्हेन अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर इज पास टू इट इज दिस मच। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको चार्ज पता करना होगा पहले, चार्ज कितना होगा आपका NF। ठीक है,
कितना है आपका यहाँ पे 5 है, क्योंकि मैंगनीज का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। ठीक है, अगेन एक्स मेथड यूज करिए। मैंगनीज का एक्स मान लेंगे तो एक्स माइनस 4 × 2 इज इक्वल टू -1। एक्स यहाँ से आपका 7 आ जाएगा। मैंगनीज का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है वो 7 है। 7 से आपको ये 2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब आपका वैलेंसी फैक्टर 5 है। 5 × 96485 कर दीजिए, या फिर 96500 कर दीजिए, जो करना है आप, जो मतलब दोनों में से एक को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, यही सेम चीज जो क्यू होता है आपका, क्यू आपका चार्ज इंटू टाइम के बराबर होता है। ठीक है, आपसे टाइम ही पूछा है, सॉरी चार्ज बोलते हैं, करंट इंटू टाइम के बराबर होता है। और आपसे पूछा क्या है, आपसे टाइम पूछा है, आपको करंट गिवन है। तो ठीक है, आप दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो। I × T इज इक्वल टू 5 × 96485। ठीक है, आई का वैल्यू आपको गिवन है, आपको टाइम डालना है 5 × 96485। ठीक है, बाई टाइम 2.5 एम्पियर। उसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा सेकंड्स में। सेकंड्स में इसका आंसर आ जाएगा 192970 सेकंड्स। एंड आप इसको आवर्स में जब कन्वर्ट करोगे तो 53.6 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि 53.6 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, इजी। चलिए, व्हाट इज द वैल्यू, तो ये आपका पीवाईक्यू है, मतलब पीवाईक्यू मतलब पिछले साल का ही सवाल है। एक और पीवाईक्यू था जो आपका इस चीज पे बेस्ड था, लेड एसिड बैटरी के कंसेप्ट पे बेस्ड था। तो वो आपका पूरा याद करने वाला टॉपिक है, तो वो मतलब पीवाईक्यू मैंने यहाँ पे रखा नहीं है। ठीक है, बस क्योंकि वो याद करने वाला, उसको कुछ सॉल्व करने जैसा बताने लायक है नहीं। तो उसको आप लोग मतलब लेड इलेक्ट्रोलिसिस को आपको अच्छे से करना है, आपको बहुत अच्छे से करना है। फिजिकल केमिस्ट्री सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। ठीक है, तो आपको उसके सारे क्वेश्चंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत अच्छे से लगाने हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको नर्स्ट इक्वेशन पे, लेड एसिड बैटरी पे भी, और नर्स्ट इक्वेशन पे खास करके, और प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, वो दोनों तीनों टॉपिक पे खास करके फोकस करना है। और फैराडेज लॉ पे भी ध्यान देना है। ओवरऑल बोले तो चैप्टर काफी बड़ा है, तो इसको कंप्लीट करने में भी दिक्कत होता है। बट आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग नर्स्ट इक्वेशन, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, बैटरीज के बारे में जो कंसेप्ट है लास्ट में, जिसमें सारे रिएक्शंस गिवन है और रिएक्शंस आपको याद रखनी पड़ती है, और फैराडेज लॉ वो याद रखिएगा। एक बार आपका मतलब गैल्वेनिक सेल से भी सवाल आ चुका है, तो आप लोग उसमें भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अभी एक सवाल करते हैं। इसमें आपका गिवन है Fe3+ किस में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, आपका ओवरऑल पूछा है, सॉरी। आपसे पूछा है Fe3+ जब Fe0 में कन्वर्ट हो रहा है, और आपको 2 स्टेप का वैल्यू गिवन है। तो पहला देखते हैं Fe3+ से Fe2+ का। तो Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2+ में। ठीक है, और इसका आपको वैल्यू गिवन है 0.77 वोल्ट। ठीक है, और जब आपका ये Fe2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसका Fe2+ + 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, Fe पे कन्वर्ट हो रहा है। तो ये आपका -0.44 वोल्ट गिवन है। ठीक है, -0.44 वोल्ट गिवन है। और आपसे पूछा है Fe3+ से लेके Fe0 का। तो ये हो जाएगा, अगर आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे, तो Fe3+, ये Fe2+, ये वाली और ये वाली Fe2+ कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको कितना की दे देगा, Fe। और यही आपसे पूछा है Fe3+ से Fe का। अब आपको टेम्पटेशन होगा कि इसको सीधे ऐड कर दोगे, इसको E1 मान लेते हैं, इसको E2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको E2 मान लेते हैं और इसको हम लोग E3 मान लेते हैं। बट वैसा नहीं करना है, अभी मैंने गिब्स वाला जो एग्जाम्पल से बताया था, तो सेम चीज वही होगा, जो आपकी इक्वेशन बनेगा वही, जिसका मैं इक्वेशन लिख देता हूँ फाइनली, वही गिब्स वाले को ऐड करके बनेगा -NfE3 इज इक्वल टू -N3F3 इज इक्वल टू -N1Fe1 -N2Fe2। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि N1 N2 N3 सारे आपके 1 थे, तो कैंसिल आउट हो गया था, और F भी आपका कैंसिल आउट हो गया था। F तो इधर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो F को पहले कैंसिल मार ही देते हैं। आपके पास जो बनेगी -N3F3 इज इक्वल टू -N1E1 -N2E2। ये बन गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर यहाँ पे आपका N1 N2 का वैल्यू अलग है और N3 का वैल्यू अलग है, तो अलग है तो आप उसको वैसे सीधे, एक मिनट, यहाँ पे F क्यों है, यहाँ पे E होगा। हाँ, तो वैल्यू अलग है, तो वैल्यू अलग है, तो आप इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो। तो N3 का वैल्यू देखते हैं, तो N3 का वैल्यू कितना गिवन है आपको, 3। क्यों 3, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है आपके फाइनल इक्वेशन में, इसके लिए E3 माने, E3 हमारा आंसर है। ठीक है, मतलब E3 हमें निकालना है, इंटू E3। ठीक है, माइनस N1 कितना है, फर्स्ट केस के लिए 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इंटू E1 है आपका 0.77, 0.77। ठीक है,
माइनस जो N2 है, N2 है आपका, N2 है आपका, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इंटू E2 कितना है आपका -0.44, -0.44, ठीक है। तो यहाँ से E3 आ जाएगा आपका -0.77 प्लस माइनस माइनस प्लस 0.88/3, ये आ जाएगा आपका -0.11/3, जो कि आपका अप्रॉक्सीमेटली -0.04 वोल्ट होगा। ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन आपका लास्ट ऑप्शन यही है, ये इसका आंसर होता है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा पीवाईक्यूज का सफर खत्म होता है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, सारे क्वेश्चंस करा चुके हैं, और मैंने मतलब इसके लेक्चर्स भी लिए हैं जो कि आप में अवेलेबल है। तो आप लोग आईआईटी का तैयारी अच्छा से करिए, कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेरी हो सकता है तो आप कमेंट में बताइए, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ऑल्सो मैंने यहाँ पे एक पीवाईक्यू क्वेश्चन बोला मैंने, जो मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि वो बस एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसके लिए आपको रिएक्शन याद रखेंगे, तो वो मैंने इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो बाकी आईआईटी के लिए ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। मैं आप लोगों को रिजल्ट के बाद मिलूंगा जब आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।